हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजार्ड। इस लेक्चर में हम लोग रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, रिसेप्टर अप रेगुलेशन, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन और स्पेयर रिसेप्टर इस कंसेप्ट को इन डिटेल समझेंगे। आप लोग हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे और सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमारा पहला टॉपिक था रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। इसको हम लोग समझेंगे आसान भाषा में। देखिए, रिसेप्टर का काम ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर लिगेंड वहां पे आके बाइंड होगा और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये आपको आइडिया होगा। देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है, इसके ऊपर ये एक रिसेप्टर है। ओके, अब लिगेंड जब आके यहाँ पे बाइंड होगा तब होता क्या है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये नॉर्मल सी बात है। ओके, अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ कंपेयर करेंगे। मान लीजिए एक दरवाजा है और एक डोरबेल। उस डोरबेल को अगर आप दबाएंगे, घंटी बजेगा और दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा। मान लीजिए ये डोरबेल जो है वो आपका रिसेप्टर है। आप स्वयं है आपके ड्रग या लिगेंड। आप यहाँ पे आके बाइंड होंगे, यानी बेल को दबाएंगे और फिर दरवाजा जो है खुलेगा, मतलब रिस्पॉन्स शो होगा। अब देखिए, ये आप एक बार प्रेस किए, बेल ठीक ठाक बजा। दूसरी बार प्रेस किए तब भी ठीक ठाक बजेगा। लेकिन आप अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम उस बेल को प्रेस करके रख दे, ठीक है, तब हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि वो बेल फॉर इनफाइनाइट टाइम तक वो बजता रहेगा। वैसा होता नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोग अगर डोर बेल को दबाकर रख दे तो कुछ देर तक तो वो बजता है, लेकिन धीरे धीरे उसका साउंड जो है बंद हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली, अगर एक रिसेप्टर में कोई पर्टिकुलर ड्रग या लिगेंड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन वहां पे एक्सपोज हो रहा है। ऐसे देखिए, अगर एगोनिस्ट exposed to receptor for a long time, prolonged time, लंबे समय तक अगर वहां पे एगोनिस्ट आके जुड़ा है, तब क्या होगा। देखिए, कॉमन सेंस ये बोलता है कि रिस्पॉन्स जो है हम लोग बहुत देर तक, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। क्योंकि अगर आप उस बेल को दबा के रखे, आप चाहते हैं कि वो घंटी बजता ही रहे, कॉन्टिन्यूअसली बजता ही रहे। जब तक ना आप हाथ हटाएं तब तक वो कॉन्टिन्यूअसली बजना चाहिए। यहाँ पे भी अगर एक एगोनिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म यहाँ पे आके एक्सपोज हो रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर में आके एक्सपोज हो रहा है, एक्चुअल उसका मकसद यही होता है कि कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्स जो हम लोग को मिलता रहे, मिलता रहे। ओके, लेकिन उसका एक खराबी ये है कि दैट कैन कॉज सेल ओवर स्टिमुलेशन। ओके, ओवर स्टिमुलेशन मतलब ये रिस्पॉन्स जो कर रहा था, अगर आप फॉर लॉन्ग टर्म उस रिसेप्टर में ड्रग को एक्सपोज करते रहे, उसका जो रिस्पॉन्स का जो एबिलिटी है एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो सेल कर नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल आप सोचिए ना, आप अगर दिन भर काम करते रहे, काम करते रहे, आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। ओके, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आपके शरीर में थोड़ा सा भी ताकत नहीं बचेगा कि कोई दूसरा काम करे। सिमिलरली, अगर रिसेप्टर में ड्रग कंटिन्यूअसली आते ही जा रहा है, रिस्पॉन्स करते जा रहा है, दैट कैन कॉज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द सेल। और इस ओवर स्टिमुलेशन से ये सेल डैमेज हो सकता है, कैन कॉज सेल डैमेज। ओके, इसीलिए सेल के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म दिया गया है, जैसे कि इस डोरबेल में था। आप अगर कांस्टेंट उस बेल को दबा के रख दे, फिर देखिए रिस्पॉन्स जो है ग्रेजुअली कम हो जाता है, रिस्पॉन्स लास्ट में मिलता ही नहीं है।
फिर कुछ देर बाद अगर आप हाथ जो है हटा लेते हैं, थोड़ी देर बाद वेट करके फिर बेल बजाते हैं, देखिएगा फिर से बेल बजता है। लेकिन आप अगर बेल को प्रेस करके रख दें, कुछ देर बाद बेल का बजना बंद हो जाता है। सिमिलरली सेल के पास एक नेचुरल ऐसा ही एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ओके, सो रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन इज दैट इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म, इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म किसका? सेल का, जिससे वो ओवर स्टिमुलेशन के द्वारा कॉज होने वाले जो सेलुलर डैमेजेस हैं उसको प्रिवेंट कर पाए। ओके, अब देखिए इसको हम लोग डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। ओके, यहां तक कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब उसको डिफाइन करेंगे हम लोग। Receptor desensitization is the inbuilt ability or the inbuilt defense mechanism in which there is reversible loss of cellular function or reversible reduction in the cellular function. ओके, तो फिर से बताते हैं आपके लिए। रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन एक इनबिल्ट एबिलिटी है सेल के पास, जिससे वो लॉन्ग टर्म एगोनिस्ट एक्सपोजर के कारण जो सेल ओवर स्टिमुलेशन होता है और सब्सिक्वेंट ओवर स्टिमुलेशन के कारण जो सेल डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करने का एक मैकेनिज्म है। ओके, एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जिससे वो करता क्या है एक्चुअली, सेल का जो फंक्शन है, रिस्पॉन्स करने का जो एबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है या बंद कर देता है। ये टेम्पोरली बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर टाइम देते हैं आप अगर उसको, फिर से वो रिकवर कर लेता है। दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, द डेफिनेशन। और ये आपको एकदम आसान भाषा में हम समझाने का कोशिश किए हैं। अभी हम लोग स्टडी करेंगे रिसेप्टर अप रेगुलेशन। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ रिसेप्टर होम्योस्टेसिस। याद रखिए इसे, पार्ट ऑफ receptor homeostasis. सो रिसेप्टर अप रेगुलेशन में होता क्या है, देखिए। रेगुलेशन या रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। ओके, जैसे कि हम लोग हमारे सीलिंग फैन का जो स्पीड है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। वैसे ही रिसेप्टर का नंबर जो है, द अमाउंट ऑफ रिसेप्टर, उसको भी सेल रेगुलेट कर सकता है। ओके, सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो चाहे तो सिचुएशन एनवायरनमेंट के अनुसार सेल का जो मात्रा है उसको बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है। यहाँ पे अभी हम लोग अप रेगुलेशन यानी सेल में जो रिसेप्टर का अमाउंट है उसको बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको स्टडी करेंगे। आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, अप रेगुलेशन का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इन दिस केस द नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीजेस। मतलब अगर पहले 5 रिसेप्टर थे, अब शायद 15 या 20 हो जाए। ओके, ऐसे मान सकते हैं आप। ये होता क्यों है, देखिए आपको दो सिनारियो यहाँ पे दिखाएंगे हम। मान लीजिए एक सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दूसरा सेल है। दोनों के ऊपर ही रिसेप्टर मौजूद है। मान लीजिए सेम रिसेप्टर है। ओके, एक सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि रिसेप्टर जो है वो एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर के द्वारा ब्लॉक किया गया है। रिसेप्टर ब्लॉक्ड बाय एंटागोनिस्ट।
ओके। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में एगोनिस्ट मौजूद नहीं है। एक ये सिनारियो था जहां पे रिसेप्टर जो है ब्लॉक किया गया है। दूसरा सिनारियो ये भी है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट इज लेस। कम मात्रा में जो एगोनिस्ट है, लिगैंड या ड्रग जो है, वो कम मात्रा में मौजूद है। ठीक। अगर कम मात्रा में मौजूद होगा यहाँ पे, तब रिसेप्टर बाइंडिंग भी कम होगा और अपना रेस्पॉन्स जो है वो भी कम रेस्पॉन्स शो करेगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो सकता है, लेस रिसेप्टर बाइंडिंग, ड्रग कम है इसीलिए वो कम रिसेप्टर में ही जाके बाइंड होगा, और लेस रिस्पॉन्स जनरेटेड। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, इन द फर्स्ट केस रिसेप्टर अगर कंटिन्यूअसली एंटागोनिस्ट के द्वारा ब्लॉक करके रखा गया हो, वो सेल अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स कर नहीं पाएगा। तब सेल करता क्या है, देखिए यहाँ पे एगोनिस्ट के द्वारा अगर ब्लॉक किया गया हो तो नो रिस्पॉन्स बाय द सेल, सेल रिस्पॉन्स कर नहीं पा रहा है, और यहाँ पे एकदम कम मात्रा में रिस्पॉन्स कर रहा था। अब दोनों ही सिचुएशन में सेल करना ये चाहता है, इट कॉजेस जीन ट्रांसक्रिप्शन। ओके। जीन ट्रांसक्रिप्शन करके वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और आप लोग जानते ही है, पढ़ाए थे हम कि ये जो रिसेप्टर्स है दे आर एक्चुअली प्रोटीन्स। ओके, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर प्रोटीन्स। सो ये जो प्रोटीन्स है दे आर एक्चुअली नथिंग बट दिस रिसेप्टर्स। मतलब आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो अगर रिसेप्टर अगर कम पड़ जाए या रिसेप्टर को आप लोग ब्लॉक करके रख दे, तो सेल अपने हिसाब से रिसेप्टर सिंथेसिस कर सकता है। प्रोटीन मतलब रिसेप्टर जो है वो सिंथेसिस करेगा और उसे रिक्रूट्स टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भेज देगा। उसके कारण देखिए क्या हो सकता है, अगर ये सेल हो, ये रिसेप्टर आपका पिछले वाला था, अब ज्यादा सिंथेसिस हुआ है, अब बहुत सारे रिसेप्टर मिलेगा आपको। मतलब अगर ये एक रिसेप्टर अगर एंटागोनिस्ट द्वारा ब्लॉक किया गया है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे खाली रिसेप्टर से नए रिसेप्टर आए हैं, वहां पे ड्रग बाइंडिंग हो सकता है, रिस्पॉन्स अच्छे से शो कर सकता है। या फिर इन दिस केस अगर एगोनिस्ट का मात्रा अगर कम है, तब अगर रिसेप्टर ज्यादा हो जाए, जितना भी हमें एगोनिस्ट मिले सभी को वो यहाँ पे बाइंड कर सकता है, जितना मिले उसको कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकता है यहाँ पे। सो हमें फुल रिस्पॉन्स मिलने का संभावना बढ़ जाता है यहाँ पे। सो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर अपरेगुलेशन। सो फिर से आपके लिए एक रिपीट कर देते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ रिसेप्टर होम्योस्टेसिस। रिसेप्टर का जो बैलेंस है, यानी जब जरूरत पड़े रिसेप्टर का मात्रा हम लोग बढ़ा देंगे, जरूरत ना पड़े तो उसका मात्रा कम कर देंगे। ओके, दैट इज होम्योस्टेसिस। यहाँ पे होता क्या है, अपरेगुलेशन में रिसेप्टर का मात्रा को, नंबर को, मतलब क्वांटिटी ऑफ रिसेप्टर इज इंक्रीज, यहाँ पे बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है देखिए, और कौन कौन से कंडीशन में बढ़ता है। जब रिसेप्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली एंटागोनिस्ट द्वारा ब्लॉक किए गए हैं, एंटागोनिस्ट द्वारा उसे ब्लॉक करके रख दिया गया हो, या फिर जितना भी एगोनिस्ट मिले उसका अमाउंट वेरी लेस अमाउंट में हो। ओके,
लेस अमाउंट ऑफ एगोनिस्ट अगर मिले तब अच्छे से अपना रिस्पॉन्स शो करता नहीं है। इसीलिए सेल चाहता है कि नया प्रोटीन सिंथेसिस करके, रिसेप्टर को सिंथेसिस करके उसको भेज दे। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में, जहां पे वो ज्यादा करके ड्रग को बाइंड कर पाए। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर अपरेगुलेशन। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हम लोग रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन को एकदम आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। ओके, सो अप रेगुलेशन में देखे थे कि रेगुलेट करके रिसेप्टर का मात्रा को बढ़ाया जा रहा था। डाउन रेगुलेशन में हम लोग रेगुलेटर को कम कर देंगे, मतलब रिसेप्टर का जो नंबर है उसको कम कर देंगे। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। ओके, ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिसेप्टर होम्योस्टेसिस। यहाँ पे होता क्या है, देखिए, the number of receptor कम किया जाता है, कम कर दिया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है और कैसे होता है ये? देखिए, इसका कारण जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो जो डिसेंसिटाइजेशन का मैकेनिज्म बताया था, कैसे रिसेप्टर डिसेंसिटाइज होता है, कैसे उसका टेम्पोररीली उसका जो एबिलिटी है काम करने का, मतलब जो एबिलिटी है रिस्पॉन्स करने का, जो एबिलिटी है उसको कम कर दिया जाता था। ओके, सो डाउन रेगुलेशन में रिसेप्टर का जो नंबर है, जो क्वांटिटी ऑफ रिसेप्टर है वो कम कर दिया जाता है। ओके, सेल उसे कम कर देता है। क्यों करता है? सो पहला इसका मकसद है टू प्रिवेंट, आप लोग संग संग नोट बनाते चलिए, टू प्रिवेंट द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सेल ड्यू टू, किसके कारण ओवर स्टिमुलेशन होता है? रिपीटेटिव एक्सपोजर ऑफ द ड्रग या लिगेंड। ड्रग अगर रिपीटेटिवली एक्सपोज होता है उस रिसेप्टर में, सो उसका रिसेप्टर का जो एक्चुअल फंक्शन है रिस्पॉन्स करना, वो बढ़ जाने का संभावना रहता है, यानी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द सेल। और अगर सेल में ओवर स्टिमुलेशन हो जाए, वो ज्यादा रिस्पॉन्स देने का कोशिश करे, सेल में डैमेज हो सकता है। ओके, सो इसीलिए सेल का जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है चाहता है कि रिसेप्टर का मात्रा कम कर दे, सो ओवर स्टिमुलेशन ना हो पाए। क्लियर यहाँ तक? सो इसे मिटा देते हैं। अब ये होता कैसे है? इसका जो एक्चुअल मकसद है, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सेल एंड सब्सिक्वेंट डैमेजेस। अब ये कैसे होता है, देखिए एग्जांपल लेंगे हम लोग। एक तो बहुत ही कॉमन है जीपीसीआर का। अभी पिछले ही क्लास में हम लोग जीपीसीआर रिसेप्टर मैकेनिज्म को इन डिटेल समझे थे। उस जीपीसीआर को लेकर ही यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए ये हमारा सेल है, ओके, और उस सेल के ऊपर ये है हमारा जीपीसीआर। क्लियर? ये एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनल जो है वहां पे लिगैंड आके बाइंड होता है कि नहीं? लिगैंड यहाँ पे बाइंड होगा। सो लिगैंड बाइंडिंग होने के बाद रिसेप्टर में जो कॉन्फॉर्मेशन है, उस कॉन्फॉर्मेशन में चेंजेस आएगा। कॉन्फॉर्मेशन में चेंज होने के कारण ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेट होगा। ओके, और हम लोग को पता है कि एक्टिवेटेड होने के बाद वो करता क्या है, जो जी प्रोटीन है एक्चुअली, यानी अल्फा बीटा गामा जो सब यूनिट्स है, उस अल्फा के साथ जो जीडीपी जुड़ा होता है उसको रिप्लेस करके जीडीपी को हटाकर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आता है। ओके, सो वहां पे ये जाके इसका काम रुक जाता है। देखिए कैसे, एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड हो चुका है,
इसका कौन सा कॉन्फर्मेशन जो है, वो स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिवेटेड मोड में आ गया है। लेकिन उसी टाइम में होता क्या है, अगर डाउन सेल अगर चाहे कि उसको हम डाउन रेगुलेट करेंगे, देन जब वो पॉलीपेप्टाइड एक्टिवेट हो जाए, तब इसका जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है, यानी कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, सी डब्ल्यू एच टर्मिनल, ओके, जहां पे एक्चुअली जी प्रोटीन आकर जुड़ता है, याद कीजिए, उस पोर्शन में फॉस्फोराइलेट किया जाता है। सो रिसेप्टर एक्टिवेटेड, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ओके। एक्टिवेटेड हो चुका है, देन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एंड, यानी ये वाला जो एंड है, ओके, फॉस्फोराइलेटेड। कौन करता है, याद कीजिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बाय जीपीसीआर रिसेप्टर काइनेज, जीआरके, यानी जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज। अब काइनेज एंजाइम है, उसका काम ही है, आप लोग जानते हैं, फॉस्फोराइलेट करना। और किसे करेगा, इस जीपीसीआर रिसेप्टर को कर देगा, ओके। सो ये कुछ ऐसे दिखता है। अगर ये आपका रिसेप्टर था, इंट्रासेलुलर जो टर्मिनल है, तो पहले ये यहाँ पे लिगेंड बाइंड है पे। अब इंट्रासेलुलर जो डोमेन है, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही है फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना। अब आप में से कोई अगर थोड़ा डिटेल में जानना चाहे, थोड़ा इंट्रिकेट नॉलेज लेना चाहे, उस उनके लिए बताते हैं कि एक्चुअली ये जो पॉलीपेप्टाइड है ना, पॉलीपेप्टाइड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल की तरफ, इंट्रासेलुलर डोमेन की तरफ जो सेरीन अमाइनो एसिड या थ्रियोनिन, ये अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं यहाँ पे, उनको ही जाके ये जी आर के है, वो उन अमाइनो एसिड को ही फॉस्फोराइलेट करते हैं, ओके। दिस वाज फॉर द एडवांस्ड लर्नर्स। ये यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो चुका है। अब फॉस्फोराइलेट होने के तुरंत बाद और एक साहब है, वो आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। उनका नाम है बीटा एरेस्टीन। इन ऐसे दिखाते हैं, इनका नाम है बीटा एरेस्टीन। दिस इज अ प्रोटीन, ओके, बीटा एरेस्टीन। देखिए नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया करते हैं, अरेस्ट करना, ओके, पकड़ लेना, रोक देना, फर्दर वो अपना एक्शन कर नहीं पाए। So, इसका फर्दर एक्शन यही होता था कि लिगैंड बाइंडिंग होने के बाद जी प्रोटीन जो है उसको एक्टिवेट करना होता था। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करके बीटा एरेस्टिन को जोड़कर उसको यहाँ पे रोक दिया गया। समझिए, यहाँ पे बीटा एरेस्टिन यहाँ पे आके रोक दिया, स्टॉप्ड द एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। क्लियर। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए, बीटा एरेस्टिन जो है वो और भी इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं क्लैथरिन। इट रिक्रूट्स क्लैथरिन। क्लैथरिन प्रोटीन्स को ये इकट्ठा करते हैं, करने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। मान लीजिए ऐसे दिखता है कुछ, ये आपका सेल था, ये रिसेप्टर, यहाँ पे लिगैंड बाइंडेड, इस एंड में फॉस्फोराइलेट किया गया है और बीटा एरेस्टिन यहाँ पे जुड़ा गया है, ओके। अब जुड़ने के बाद अगर ग्लाइसिन यहाँ पे आके डिपॉजिट करे, अब होता है ऐसा है, ग्लाइसिन सब इस साइड में आके जमा हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ओके।
जमा होने के बाद इनवेजाइनेशन होता है, मतलब ये जो पोर्शन है, मान लीजिए ये भारी होकर अंदर की तरफ घुस गया, ऐसे समझ सकते हैं, अंदर की तरफ चला गया है ये, दिखता है कुछ ऐसा। एक ऐसा गड्ढा जैसा हो जाता है। ओके। और यहाँ पे है आपका रिसेप्टर, यहाँ पे ये सब क्लैक्सिन्स वगैरह लगा हुआ है, फॉस्फोराइलेटेड, और यहाँ पे बीटा एरेस्टिन जुड़ा है। क्लियर। और उसमें तो लिगेंड है ही, मतलब ये अंदर की तरफ घुस गया। और सब्सिक्वेंटली ये होता है कि ये यहाँ से कट ऑफ हो जाता है, मतलब देखिए, आप याद कीजिए एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म। ओके, सिमिलर वैसा ही यहाँ पे होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड क्लैथरिन कोटेड पिट। ओके, ये जो पिट है, पिट मतलब गड्ढा, इस गड्ढे को क्लैथरिन के द्वारा कोटिंग किया गया है। देखिए यहाँ पे लाल लाल क्लैथरिन है, छोटे छोटे। अब थोड़ा बहुत और भी दिखा सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ये क्लैथरिन यहाँ पे आके इकट्ठा हुए थे और एक पिट यानी गड्ढा बनाया है, क्लैथरिन कोटेड पिट। और वहां से होता है एंडोसाइटोसिस, यानी ये वेसिकल यहाँ से जुड़ जाते हैं और एक यहाँ पे वेसिकल फॉर्म होता है। ऐसा दिखता है कुछ, देखिए यहाँ पे जो इनवेजाइनेशन हुआ था वो यहाँ पे आके जुड़ गए, और इनसाइड द सेल हमें एक वेसिकल मिल गया। यहाँ पे ये रिसेप्टर जो है लगा हुआ है, और फॉस्फोराइलेटेड एंड, उसमें बीटा एरेस्टिन लगा हुआ। ओके, दिस इज कॉल्ड, ये जो अंदर वाला जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उसे कहा जाता है एंडोजोम। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एंडोजोम फॉर्मेशन। यहां तक और एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए, देखिए सबसे पहले रिसेप्टर को अगर डाउन रेगुलेट करना है, रिसेप्टर का नंबर कम करना है, कैसे किया जाता है? देखिए, पहले लिगैंड बाइंडिंग होने देना है। लिगैंड बाइंडिंग होगा, ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेटेड मोड में आएगा। एट दैट मोमेंट जीपीसीआर रिसेप्टर काइनेज, जीआरके, जाकर इस कार्बोक्सिलिक टर्मिनल यानी इंट्रासेलुलर टर्मिनल को फॉस्फोराइलेट कर देगा। संग संग बीटा एरेस्टिन आएगा, वहां पे जुड़ जाएगा। अब देखिए, यहां तक हो चुका है, बीटा एरेस्टिन यहाँ पे जुड़ चुका है। सो इसका जो फर्दर फंक्शन था, यानी जी प्रोटीन का एक्टिवेशन का स्टेप, वहां पे रोक लग गया। ओके, अब लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हो, नो मैटर, कोई बात नहीं, लिगेंड को रहने दीजिए, अपना एक्शन ये शो कर नहीं पाएगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द डिसेंसिटाइज्ड कंडीशन। देखिए, सेंसिटिविटी गया इसका, यहाँ पे एलेक्ट्रिन जुड़ चुका है, वो जितना भी लिगेंड बाइंड हो, जो भी हो, अपना एक्शन वो करने वाला है नहीं। ओके, डिसेंसिटाइज हो चुका है। अब देखिए, सेल चाहेगा कि उसको अंदर कर दे। ओके, बाहर रहने से अगर ये हट जाए, अगर ये फॉस्फोराइलेशन हट जाए या बीटाइलेशन हट जाए, तो अपना रिस्पॉन्स ये कर दे सकता है। इसीलिए सेल चाहेगा कि उसको जल्द से जल्द अंदर बुला लो, बाहर ना रह पाए वो। इसीलिए बीटा एरेस्टिन का काम होता है क्लैथरिन्स को बुलाना, क्लैथरिन प्रोटीन्स को बुलाना। क्लैथरिन्स आके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, साइड साइड में ऐसे ऐसे करके इकट्ठा होते हैं, और एक इनवेजाइनेशन या ग्रूव पैदा करते हैं। ओके, एक गड्ढा, पिट फॉर्म करते हैं, पिट मतलब गड्ढा। अब उस गड्ढे को यहाँ पे स्नैप किया जाता है, जोड़ दिया जाता है ऐसे। एंडोसाइटोसिस होता है, एक्चुअली एक्चुअल प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, और इसे हम लोग कहते हैं क्लैथरिन कोटेड पिट फॉर्मेशन। ओके, क्लैथरिन कोटेड पिट फॉर्मेशन। ये जो क्लैथरिन के द्वारा कोटेड किया हुआ जो ये गड्ढा है, पिट है, वो एंडोसाइटोसिस की मदद से ऐसे अंदर हो जाता है, एनगल्फ हो जाता है अंदर, और ये जो सेल मेम्ब्रेन था वो फिर से जुड़ जाता है। ओके,
और ये जो मशीनरी अंदर रह गया, ये इसे कहा जाता है एंडोसोम। ओके, अब देखिए यहां से दो संभावना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो एंडोसोम हुआ यहाँ पे, वो अर्ली एंडोसोम में फॉर्म हो, मतलब अंदर आकर फॉस्फेटेज एंजाइम है, फॉस्फेटेज एंजाइम, वो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और बीटा एडेस्टिन जो है वो भी अपना कोई एंजाइम की मदद से वो भी हट जाता है वहां से। ओके, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ बीटा एडेस्टिन। ओके, ये ऐसा कुछ दिखता है, देखिए यहाँ से ये सब फॉस्फेट ग्रुप और बीटा एडेस्टिन जो है वो गया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अर्ली एंडोसोम। ओके, अब यहां से ऐसे हो सकता है कि वो टेम्पोररीली कुछ समय के लिए ऐसे अंदर रहे अर्ली एंडोसोम बनकर, और फिर सेल चाहे तो उसे रिक्रूट करके फिर से मेम्ब्रेन में पहुंचा देगा, वहां पे आके वो फिर से जुड़ जाएगा और फिर से अपने एक्शन शो करने में सक्षम होगा। ओके, ये एक एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अर्ली एंडोसोम फिर से रिक्रूटेड टू द मेम्ब्रेन, टू द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन तक पहुंचे और अपना एक्शन फिर से शो करने में सक्षम हो। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि अर्ली एंडोसोम से लेट एंडोसोम का फॉर्म हो और वो जाकर लाइसोसोम से जुड़ जाए। ओके, सेल के अंदर लाइसोसोम है, आपको पता होगा, सुइसाइडल बैग्स बोला जाता है उसे। ये जो है वो जाकर लाइसोसोम से फ्यूज कर जाए, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मौजूद है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करता है। और आपको पता ही है कि ये जो रिसेप्टर है दैट इज एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर। सो उस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जाकर उस रिसेप्टर को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, एकदम खत्म कर दिया, और फिर वो रिसेप्टर का नंबर जो है वो रिड्यूस तो हो ही गया। सो देखिए, एंडोसोम फॉर्मेशन तक आपको बताए थे पहले, वहां से दो पॉसिबिलिटीज है। पहला है कि फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दो फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से, बीटा एडेस्टिन को निकाल दो, अर्ली एंडोसोम का फॉर्म होगा। वहां से आइदर कुछ देर तक अंदर रहकर फिर से वो बाहर जाए अपना एक्शन शो करने के लिए, फिर से रिसाइकल रीयूज होने के लिए रेडी हो जाए, या फिर उसे मतलब लाइसोसोम जो है उसके साथ फ्यूज कर दो, फ्यूज करने के बाद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की मदद से उसे परमानेंटली खत्म कर दो। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म, द बेसिक सिंपल वेरी सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। इसमें और भी बहुत सारे इंट्रिकेटेड स्टेप्स मौजूद थे, लेकिन आपको फॉर डिग्री पर्पस बी फार्म लेवल के लिए या डिप्लोमा लेवल के लिए इतना तक ही आई थिंक सफिशिएंट है आपके जानने के लिए। अगर आपको उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जानने का मतलब अर्ज रहे, आप रैंग एंड डेल के फार्माकोलॉजी का जो किताब है, रैंग एंड डेल्स फार्माकोलॉजी, उसको आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा लास्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर का, दैट इज स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है। वेरी इजी कंसेप्ट। देखिए, स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ओके, एक्सेस। और स्पेयर रिसेप्टर का मतलब होता है जो रिसेप्टर हमारे सेल में एक्सेस मौजूद है, एक्स्ट्रा क्या क्या है। ओके,
देखिए फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका सेल है, ओके, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर मान लीजिए यहाँ पे 5 मौजूद है। ये देखा गया है when certain concentration of agonist in some certain concentration आते हैं और अपना फुल फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं, तब ऐसा जरूरी नहीं है कि इन पांचों रिसेप्टर में ही जाके वो बाइंड हो। बात समझिए, एगोनिस्ट आए और अपना फुल फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे शो कर दे, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जितना रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद होगा सब में जाके वो बाइंड करेगा, ओके। ये ऐसा भी हो सकता है कि दो रिसेप्टर में जाके बाइंड हुआ और अपना फुल रिस्पॉन्स शो करके चला गया। अब ये दोनों तो ऑक्युपाइड हो गया, खाली कौन कौन थे? खाली था ये वाला और ये वाला। These empty those vacant receptors are called the spare receptor. लिगैंड बाइंड होगा और अपना फुल फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स करने के लिए जिन जिन रिसेप्टर में वो बाइंड होगा उनके अलावा उस कैटेगरी का ही जो रिसेप्टर मौजूद होगा जो एक्चुअली वैकेंट पड़ा है, खाली पड़ा है, वहां पे ड्रग का बाइंडिंग हुआ नहीं है, वहां पे बाइंडिंग ना हुआ फिर भी अपना रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। दोज वैकेंट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड स्पेयर रिसेप्टर्स। ये एक बहुत ही इजी कंसेप्ट था। आई होप यहाँ पे आपको समझाने में हम लोग सक्षम हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू आर एक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।